नहीं पूछेगा, लेक्चर के आखिर में अगर कोई का अटेंडेंस रह गया है तो वो आ सकता है। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये आपको बता रहा है कि व्हाट इज द इनपुट गिवन बाय द सिस्टम और बाय द ऑर्गेनाइजेशन, by that we can achieve more profit or more output by utilizing industrial engineering। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, एक ह्यूमन यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा रिसोर्स या इनपुट जो होता है वो एक लेबर रहेगा या ह्यूमन बीइंग रहेगा जो वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो वर्कर है इसका मेन पर्पस ये है, या इसका जो मेन पावर, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन पावर जो है वो ह्यूमन वर्कर ही होते हैं। क्योंकि ह्यूमन वर्कर का रिलेशन अगर जितना ज्यादा अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन से, वो प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनर्जी एंड इट, और ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर जो एक फोटो लगा हुआ है, ये एनर्जी ट्री बोलते हैं या विंड ट्री भी इसे हम बोलते हैं। क्यों विंड ट्री बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्री है एक ट्री की शक्ल में, यहाँ पर शेप में डायग्राम जो बनी है, यहाँ पर बहुत सारे विंड टरबाइन लगे हुए, डेरियस टाइप के टरबाइन लगे हुए हैं छोटे छोटे, और बहुत सारे लगे हुए हैं और इस शेप में लगे हुए हैं कि एक ट्री दिख रहा है। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। जो विंड है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हम यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बहुत ही माइनर पोर्शन में हो रहा है लेकिन सम अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो रही है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी है ये, इसके साथ हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोल बर्निंग करेंगे, कोल बर्निंग के बाद टरबाइन में रोटेट करने के बाद जो स्टीम जनरेट होगी, वाटर से हम स्टीम को जनरेट करेंगे बॉयलर में, और फिर उससे हम टरबाइन को रोटेट करके इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी हम हासिल करेंगे और उसको जनरेटर से ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो एनर्जी सोर्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो सकता है, पेट्रोलियम आप बर्न कर रहे हो, कोल बर्न कर रहे हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या हो गए, यहाँ देखो ये डायग्राम, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी मटेरियल आप यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इनपुट होता है, या इनपुट ही बोलेंगे हम इसे, जो इनिशियल कैपिटल, ये देखो यहाँ पर मनी रखी हुई है, तो ये डिनोट कर रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल, कितना हमने इन्वेस्ट किया, या जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में हमने लगाया हुआ है। तो उससे हमें जो प्रॉफिट आएगा वो डिपेंड करेगा ये इस इनपुट पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये कल हमने पॉइंट देख लिया था, अब आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो हमने कल पॉइंट देखा था उसका लास्ट समरी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है उसका मिशन है, द मिशन वुड बी टू ट्राई टू प्रोड्यूस मोर और टू सर्व बेटर, दैट इज आवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट था, विदाउट इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज बीइंग कंसर्न। ये जो 4 रिसोर्सेज है यहाँ पर, इनका इंक्रीज ना करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को हासिल कर सके। समझ में आया? तो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है उसके हिस्ट्री पर। कुछ लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है, तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि आज हम क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं।
तो ये जानने के लिए देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, रूट बना हुआ है। प्लांट जो होता है वो सबसे पहले उसमें रूट बनते हैं और वो सॉइल के अंदर जाते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। और अगर प्लांट, आज हम प्लांट को देख रहे हैं तो वो किस तरह से नर्सराइज हो चुका है, किस तरह से आज के टुडे में आज हम जो प्लांट को देख रहे हैं वो कैसा है, ये दिख रहा है। और फ्यूचर में वो जब ट्री बनेगा तो वो क्या बनेगा, ये हमें पता चलेगा हिस्ट्री से हमें पता चलेगा। तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की रूट थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 1750 में हो चुकी थी। रूट उसने फॉर्म कर लिया था। जो रूट थी वो 1750 में फॉर्म हो चुकी थी। अपने कदम जमा दिया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। ओके, फिर कुछ इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन ने और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज करते हुए अर्ली डेट में एक सेपरेट और डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी थी, बिगिनिंग हो चुकी थी। और आगे जाके फर्निश्ड हुआ और फॉर्मुलाइज किया गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इन लेट ऑफ 19th सेंचुरी के लेट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फॉर्मुलाइज किया गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। और इसने जब इसे हम इस प्लांट से भी समझ सकते हैं कि पहले रूट था, उसके बाद ये प्लांट बना। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में ये एक प्लांट बन चुका था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होने लगी तो ये पूरी तरह से मैच्योर ट्री बन चुका था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कब की बात है ये? वर्ल्ड वार 2। इसे WW2 भी कहते हैं, वर्ल्ड वार 2। और ये बहुत ही डेथ लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन लाइफ का। इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई थी ह्यूमन बीइंग की। अब आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, दो अपोनेंट है, एक अलाइड और एक अलाइज और एक्सिस। दो तरह से जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई थी। आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड वार 2 कंप्लीट खत्म होने पर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी वो पूरी तरह मैच्योर हो चुकी थी। वर्ल्ड वार 2 को इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए दी जाती है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जब ये जंग हुई तो फ्रांस की तरफ से अलाइज पार्टीज थी और जर्मनी की तरफ से एक्सिस पार्टीज थी। तो जब इनके बीच में जब वॉर हुई तो मिलिट्री से ज्यादा सिविलियन के ऊपर इफेक्ट हुआ। जो डेथ हुई मिलिट्री में उससे ज्यादा सिविलियन की डेथ हुई। जर्मनी के 4 लाख मिलिट्री का डेथ हुई और वहीं पर सिविलियन की जो डेथ हुई वो 8 लाख थी। मींस डबल रेट में सिविलियन की डेथ हुई वर्ल्ड वार 2 में। और वहीं पर जो फ्रांस थे उनका रेशो और ज्यादा हाई हो जाता है। 12 लाख जो डेथ हुई वो मिलिट्री की हुई और जो सिविलियन थे उनके अबाउट 45 लाख डेथ हुई। ह्यूमन बीइंग का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर, बहुत डेथ रेशो बहुत हाई था। तो जर्मनी जो थी वो उन्होंने जेविस जो ह्यूमन बीइंग है जेविस, उनकी बहुत ज्यादा डेथ की यहाँ पर। तो आपको इसे याद रखना है। और वर्ल्ड वार 2 जब एंड हुई, वर्ल्ड वार 2 में जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, देखो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आई है, तो इसमें वर्ल्ड वार 2 में एटॉमिक बम का यूज हुआ था। तो एटॉमिक बम का जो इफेक्ट होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये डायग्राम में। और ये एटॉमिक बम यूज किया गया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जिसके बाद से वर्ल्ड वार 2 एंड हो गई थी, कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। तो ये हिरोशिमा नागासाकी के जो सिटी थी कंट्री के, जापान कंट्री में,
तो वहां पर ये बम का यूज हुआ था और उसका इफेक्ट देख लो कितना वर्ष हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग थी जिसका अभी भी उसको रिपेयर किया गया है, फिर से उसकी न्यू इमेज भी आ गई है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। दूसरा, वर्ल्ड वार टू में इंडस्ट्रियल इफेक्ट ये था कि जो वार होती थी उसके लिए न्यू इक्विपमेंट, वेपन्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होने लगी और वहीं पर वॉर की वजह से सिविलियन का बहुत ज्यादा डेथ हुई, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो भी काफी अफेक्ट हुई। बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी लार्ज अमाउंट में उन्होंने किया था मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वार में, तो वो इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं पर जो एयरक्राफ्ट था इसने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो किस तरह से वर्ल्ड वार टू में एयरक्राफ्ट के जरिए एयर बॉम्बिंग होती थी, तो इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, बहुत ज्यादा हाई मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल ये समझो, जो जापान था उसको लगता था कि उसकी जो कंट्री है वो बहुत रिलीजियस है। जापान में जो सनराइज होता है वो सबसे पहले होता है जापान में, तो वो अपने आप को देवताओं का शहर या देवताओं की कंट्री बोलते थे। वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलीजियस मानते थे। तो उनका ये मानना था कि हम कोई भी वॉर हार नहीं सकते, लेकिन यूएस ने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया, एटॉमिक बम का यूज किया और वहां पर जापान हार गया, उनसे डिफीट हो गई जापान को। तो जब जापान की डिफीट हुई तो उसने 70% अपना इकोनॉमी का एजुकेशन में डाला, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वार टू जब एंड हुई और जापान ने अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम को एजुकेशन और रिसर्च में डालने लगा, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी सामने आने लगी। इस तरह से ये रिवॉल्यूशन होने लगा। अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसका रिजल्ट इसलिए आया कि बहुत सारे न्यू इन्वेंशन होने लगे। सबसे पहला इन्वेंशन जो हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट भी था, या स्पेशली जो इन्वेंशन हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ। यहाँ पर देखो, एक क्लॉथ है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर एक क्लॉथ है जिसपे बहुत ही अच्छा प्रिंट किया गया है। तो किस तरह से ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट या न्यू इन्वेंशन की वजह से किया जाने लगा। सेकंड जो इन्वेंशन हुआ वो स्टीम इंजन में हुआ। स्टीम इंजन की यहाँ एक फोटो दी हुई है, स्टीम इंजन की यहाँ फोटो है। इसमें ये एक इंजन है जो स्टीम पर वर्क कर रहा है। जब इसमें इन्वेंशन हुआ तो इसका स्टीम इंजन का यूज लोकोमोटिव में भी होने लगा। ये जो डायग्राम नीचे दी हुई है, तो आपको ये याद रखना है, पहले टेक्सटाइल में इन्वेंशन हुआ स्पेशली, उसके बाद स्टीम इंजन में इन्वेंशन हुआ। पहले ऐसा इंजन यूज होता था, उसका इन्वेंशन होने की वजह से वो लोकोमोटिव में भी यूज होने लगा। नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ मेटल कटिंग में। देखो यहाँ पर एक बहुत ही थिन मेटल प्लेट है जिसके ऊपर फॉन्ट से कटिंग करके लिखा हुआ है लाइफ इज बेटर ऑन द फार्म। जो फार्म हाउस होते हैं उसके ऊपर एक कोट लिखा है कि जो लाइफ इज बेटर ऑन द फार्म। इस तरह से बहुत ही अच्छे फॉन्ट में कटिंग करके लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो उनको अपना मैसेज देना है, जो अपना कोट बताना है, उसने यहाँ पर बहुत अच्छे फॉन्ट में लिखा है। और ये जो कटिंग की हुई है ये एक मेटल शीट पर की हुई है। जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो ये उसके लिए बहुत ही डिफरेंट और एक अचीवमेंट है इस तरह से कटिंग करना। और इन्वेंशन हुए कि जो मशीनरी टूल्स होते हैं, मशीन टूल्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन होने लगा। बेंच टॉप माइक्रो मिलिंग मशीन यहाँ पर बनी हुई दिख रही है आपको, तो इसमें हाँ मशीन टूल की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। तो ये सारे इन्वेंशन की वजह से फैक्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर का यूज होने लगा।
लार्ज नंबर ऑफ वर्कर का यूज होगा, तो वहां पर मैनेजमेंट आ जाएगा, मैनेजमेंट थिंकिंग आ जाएगी। इस तरह से आपको याद रखना है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो पहले टेक्सटाइल में इन्वेंशन हुए, स्पेशली स्टीम इंजन में हुआ, स्टीम इंजन लोकोमोटिव में यूज होने लगे, मेटल कटिंग होने लगी, और फिर मशीनरी टूल का प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से फैक्ट्री की साइज बढ़ी, और साइज बढ़ने की वजह से वर्कर की क्वांटिटी बढ़ी, और उसकी वजह से मैनेजमेंट थिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी। समझ में आया इतना? समझ में आ रहा है क्या? सो गए क्या पता? यस सर, समझ रहे। देखो, अब हम हिस्ट्री में और डीप में जाएंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम सबसे पहले दी हुई है। ये है फेडरिक टेलर, फेडरिक विलियमसन टेलर, जो साइंस हिस्टोरियन, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बिगिनिंग इनको मानती है। हालांकि इन्होंने, जबकि इन्होंने ऐसा कोई टर्म नहीं दी थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, इन्होंने टर्म यूज की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने टर्म यूज की थी, लेकिन इनका जो कंसेप्ट था वो पूरा प्रोडक्टिविटी पर था। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, इससे आपको ये याद रहेगा कि प्रोडक्टिविटी किस तरह से होती है। ओके, तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो प्रोडक्टिविटी पे था। और ये फेडरिक टेलर अमेरिकन इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने खास अपना जो कंसेप्ट दिया था वो प्रोडक्टिविटी पर दिया था। इनकी राइटिंग में कहीं पर भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वर्ड नहीं मिलते, कोई ऐसी टर्म इन्होंने नहीं यूज की, लेकिन फिर भी इन्हें बिगिनर माना जाता है। इन्होंने ही शुरुआत की थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद जब इन्होंने कोई ऐसी टर्म यूज नहीं की, तो एडम स्मिथ, ये है एडम स्मिथ, इन्होंने जो एक कंसेप्ट दिया, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वर्ड भी यूज करते थे, और इन्होंने स्पेशली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर ही वर्क किया। और इनके जो दो स्टूडेंट मिलकर लेबर के ऊपर फोकस किया। इनका जो कंसेप्ट था वो लेबर का डिवीजन जो उनको मिलता है, लेबर के ऊपर पूरा फोकस था। और एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पब्लिश हुई थी 1776। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1776 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इनका दो स्टूडेंट थे, इन्होंने मिलकर ये कंसेप्ट दिया जो लेबर के ऊपर था। और ये एडम स्मिथ और इनके जो दो स्टूडेंट थे, इंडस्ट्रियल इंजन में एक माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया था। तो यहाँ एक डायग्राम दी हुई है माइलस्टोन की, ताकि आपको याद रहे कि इन्होंने क्या किया था। और जो एडम स्मिथ थे ये इंजीनियर नहीं थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। तो जब इन्होंने अपनी राइटिंग और बुक अपनी लॉन्च की, तो इसमें इनकी इकोनॉमिस्ट होने की वजह से ये जो उनकी राइटिंग थी वो उसी तरह से थी, इकोनॉमिक्स की तरह से, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ सोचते थे। फिर आए ये होने के बाद चार्ल्स विलियम बेबेज, इनका जो काम है बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, चार्ल्स विलियम बेबेज ने, लेकिन उस वक्त इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए किसी ने। इकोनॉमी ऑफ मशीनरी पर इन्होंने काम किया और मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया। 1832 में इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने काम किया, किस तरह से जो शिप है, प्लेन है, और इनकी वजह से जो इकोनॉमी होती है कंट्री में, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और उसी के साथ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम किया। तो बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गया, लाइट हो गए, इन सारे के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पर इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, और जिसे उस वक्त पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कोई, वो था उन्होंने अटेम्प्ट किया था टू बिल्ड अ कंप्यूटर।
और उन्होंने इसको एज रिफर किया था एज ए एनालिटिकल कैलकुलेटिंग मशीन। देखो यहाँ पर जो मशीन है, इन्होंने इस तरह की एक मशीन को बनाने का अटेम्प्ट किया था जिसे एनालिटिकल कैलकुलेटिंग मशीन कहते हैं। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के हाफ तक, 19th सेंचुरी के हाफ तक जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। यूनाइटेड स्टेट ने एजुकेशन सिस्टम बनाया और इसके ऊपर थिंक किया पूरा अच्छे से, और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बनाया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। और इस काम को जो आगे बढ़ाया उन्होंने, वो थे हेनरी ट्वेन। हेनरी ट्वेन ने इकोनॉमी एक्सपेक्ट करते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने पेपर वर्क किया, इंजीनियरिंग पेपर वर्क, और इस पेपर को प्रेजेंट किया ASME में, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ने 19th सेंचुरी के हाफ में एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर था, यानी प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक फील्ड बना दी गई फॉर्मल एजुकेशन में। और जो ट्वेन हेनरी थे, उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट करते हुए पेपर वर्क करके ASME को प्रेजेंट किया। ये आपको याद रखने, समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्रॉस क्वेश्चन कि आपको समझ रहा है या नहीं। जो हेनरी ट्वेन थे, उन्होंने कौन से एक्सेप्ट में काम किया था, किस एस्पेक्ट में काम करके ASME को पेपर सबमिट किया था? कोई बोल पाएगा क्या? हिस्ट्री पूछेगा, अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप जवाब दे पाओगे। हिस्ट्री पूछेगा। इकोनॉमिक में काम किया था हेनरी ट्वेन ने, और फिर आगे जाकर एडमायर विलियम हेल्से, इन्होंने जो काम किया, इनका कंसेप्ट ये था कि इन्हें फादर ऑफ प्रीमियम, हेल्से प्रीमियम प्लान ऑफ वेज भी कहते हैं। वेज पेमेंट पर इन्होंने काम किया था, खास तौर से लेबर के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, और जो वेज पेमेंट दी जाती है उस पर इन्होंने काम किया था। इनका नाम था हेल्से विलियम एडमायर। ये एक जनरल थे, एडमायर जनरल, जिन्होंने ये काम किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है GN चार्ट का। GN चार्ट का आप हमेशा यूज करोगे आगे इंजीनियरिंग में, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट आप जब करने जाओगे तो आप GN चार्ट बनाओगे। तो GN चार्ट जो होता है, कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, डेली रूटीन बना रहे हो, उसमें भी आप GN चार्ट का यूज कर सकते हो। और इस GN चार्ट को बनाने वाले और उसकी डेवलपमेंट करने वाले जो थे, वो थे हेनरी एल जेंट। ये नाम याद रखना है आपको, हेनरी एल जेंट। तो इन्होंने डेवलपिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हुए GN चार्ट बनाया। फ्रेडरिक हेनरी जो थे, वो एक राइटर थे और एक्टिव वर्कर थे, फिर भी उन्होंने लेबर के ऊपर काम किया और उनके वेज पेमेंट का काम किया, वेज पेमेंट का मेथड निकाला, इसलिए उनको फादर ऑफ हेल्थ से प्रीमियम प्लान ऑफ वेज पेमेंट कहते हैं। ठीक है। और ये जो है हेनरी एल जेंट, इन्होंने जेन चार्ट बनाया जिसका इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आगे हम देखते हैं, ये है गिलबर्ट। गिलबर्ट जो है टेलर की, जो फेडरिक टेलर थे, इनके स्टडी और वर्क से बहुत इम्प्रेस थे, इसीलिए इन्होंने भी उस पर ही काम किया। लेकिन फिर भी टेलर, फेडरिक टेलर को ही बिगिनर माना जाता है। हालांकि उन्होंने नाम से कोई इंडिकेट नहीं किया था, कोई टर्म ऐसी यूज नहीं की थी, लेकिन उन्होंने टर्म यूज की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जो काम किया था वो प्लान, कोई भी हम काम शुरू करने से प्लान करते हैं, पेपर वर्क, उसके ऊपर काम किया था। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क,
इस पर काम किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। देखो समझो इसको, जब आप कोई भी प्लान करते हो तो क्या कर रहे हो, वो काम हुआ नहीं है लेकिन आप उस पर पेपर वर्क कर रहे हो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उससे क्या होगा, अगर मैं पेन की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो कितने कितना परसेंट उसकी सेलिंग होगी, किस तरह से। अगर मैं कोई ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और मैं वहां पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो लोकल एरिया में उसका परचेज बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत हाई परचेज रहेगा, तो ट्रांसफर कॉस्ट मुझे नहीं लगेगा इतना अगर दूसरी जगह मैं नहीं भेजूंगा, तो लोकल एरिया ही में मेरी डिमांड ज़्यादा रहेगी। वहीं पर अगर मैं किसी ऐसी जगह पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ जहाँ पर लोकल एरिया में उसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो मुझे हर बार या जहाँ पर भी मुझे डिलीवर करना है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करना रहेगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट करेगा, हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मुझे करना है तो मैं उससे पहले ही प्लान कर सकता हूँ। तो ये बताया था टेलर ने। उसी तरह से किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक कबर्ड दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्लोथ्स रखे हुए हैं और शूज रखे हुए हैं, तो बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जब भी अगर मैं इसमें से कोई क्लॉथ निकालना चाहता हूँ या कोई शूज यूज करना चाहता हूँ तो मैं इजीली शूज को यूज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इन्वेंट्री को मैनेज करता हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ, तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। गिलबर्ट जो थे, इन्होंने एक अलग कंसेप्ट दिया, अलग मीन्स इस तरह से अलग, इनकी वाइफ ने और इन्होंने मिलकर काम किया। इन्होंने एक वर्क दिया, एक मेथड दिया, उसे मेथड स्टडी कहते हैं। इम्प्रूव द इफिशियंसी बाय इम्प्रूविंग द मेथड, किसी की इफिशियंसी को बढ़ाना बाय इम्प्रूविंग द मेथड, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी को, उसको बढ़ाकर, उसको अच्छा कर कर हम प्रोडक्ट की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने जो मेथड दिया उसका नाम था मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड proposed way of doing work as a mean of developing and applying easier and more effective method at reducing cost. Okay, next, its aim is to find best possible manufacturing procedure that require least time and less fatigue to worker. समझ में आया इतना? इस तरह से इन्होंने मेथड स्टडी का यूज किया। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है कि किस तरह से हम मेथड स्टडी को यूज करके ज्यादा इफिशियंट काम कर सकते हैं, प्रोसेस को ज्यादा इफिशियंट कर सकते हैं। लेकिन जो टेलर का कंसेप्ट ये था कि उन्होंने वर्क को प्लान किस तरह करना है, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, उस पर काम किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोल और एंड फंक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कुछ, तो क्या आप लोगों को समझ रहा है या नहीं। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था और उसको उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया गया था, तो वो कौन सा था, कौन सा अटेम्प्ट किया था उन्होंने, चार्ल्स बेबेज। बहुत इजी है और बहुत फेमस भी है। कंप्यूटर। हाँ, एनालिटिकल कैलकुलेटिंग मशीन उन्होंने अपना वो थ्योरी उसके आगे पेश की थी। तो देखो अब ये बात समझो कि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री जो है, अभी मैं आपको लोगों को बता रहा था कि हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री पर। तो अभी हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक्चुअल में आज जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है वो क्या काम कर रहा है और फ्यूचर में क्या काम कर सकता है, तो ये सारा डिपेंड रहेगा हिस्ट्री पर। तो अब हम आगे देखते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो रोल एंड फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर, और यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर काम किया, लेकिन सबका नाम नहीं ले सकते यहाँ पर हम,
स्पेस लिमिटेशन है और हमारा टाइम भी कम है हमारे पास। तो और भी लोगों के नाम है, वो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक है, या अगर मुझे बुक मिलती है पीडीएफ फॉर्म में तो मैं आपको सेंड करूंगा। तो हम देखते हैं रोल एंड फंक्शन। रोल एंड फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा रोल और फंक्शन आता है एडवाइजर और कंसल्टेंट। ओके, तो एडवाइजर क्या होता है या कंसल्टेंट क्या होता है? जो दूसरे इंजीनियर है या दूसरे वर्कर है या ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा एडवाइजर कंसल्टेंट, और उनको इंटरप्रिटेड डाटा सेंड करेगा, जो उन्होंने काम किया उसका रिव्यू सेंड करेगा। देखो अभी कोई वर्कर था, कोई काम कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग पर, ओके, और साथ में एक डिजाइन इंजीनियर भी काम कर रहा था। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर उसका रिव्यू देखेगा कि उसने जो ड्राइंग बनाया है या डिजाइन बनाया है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं, उसको एडवाइस करेगा। जो प्रीवियस डाटा थे उसको वो सप्लाई करेगा कि अगर मैं मटेरियल चेंज करता हूँ तो कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं, वो सारी बातें जो बताता है वो एडवाइजर का काम होता है। नेक्स्ट आता है एडवोकेट एक्टिविस्ट। एडवोकेट का काम ये होता है कि किसी भी प्रोसेस और किसी भी अप्रोच को वो प्रमोट करे एक्टिवली। अभी जैसे देखो कोई वर्कर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसे, और वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है इंडस्ट्री में, तो उसको प्रमोट करने का काम है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एज अ एडवोकेट एक्टिविस्ट। क्या करेगा वो? उसको वेजेस दिलाएगा या एक्स्ट्रा टाइम में जो उसको काम कर रहा है उसका एक्स्ट्रा अमाउंट और एक्स्ट्रा पेमेंट करवाना, ये सारा काम जो आएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम आएगा। उसकी पोस्ट के प्रमोशन कर सकता है, उसके जो इनकम हो रही है उसका प्रमोशन कर सकता है, और इसी तरह उसको प्रमोट करके जो प्रोसेस वो कर रहा है उसको इम्प्रूव करना करना ये जो काम आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम आता है। नेक्स्ट जो आता है एनालिस्ट। एनालिस्ट का जो काम है वो ये है किसी भी प्रोसेस को पार्ट में कन्वर्ट करना और उसको एग्जामिन करना और फिर उसको अच्छे से चेक करना और उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको पहचानना। अभी देखेंगे एक शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके। तो शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो स्टील या माइल्ड स्टील का जो रॉड, स्टील रॉड होती है उनको लेकर आया जाता है, उसकी कटिंग होती है और उसके बाद उसमें डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस होते हैं। 5 एक्सेस सीएनसी मशीन होती है मैजैक की, या दूसरी कोई सीएनसी मशीन होगी 3 एक्सिस 4 एक्सिस, उनका यूज करके उस पर डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस किया जाएगा। उसमें ड्रिलिंग की जाएंगी, ग्रूव बनाया जाएगा, होल्स क्रिएट किए जाएंगे और नर्लिंग की जाएगी, थ्रेड बनाए जाएंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं शाफ्ट पर, ये सारे प्रोसेस होने के बाद उसकी फिनिशिंग की जाएगी, उसकी सरफेस थिकनेस, सरफेस फिनिश फाइंड आउट की जाएगी माइक्रोन में। डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो होंगे वो उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि शाफ्ट मैन्युफैक्चर हो गई है तो क्या आगे भेजने के लिए करेक्ट है, क्या शाफ्ट फिनिश हो चुकी है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। ये सारा काम होने के बाद उसको पैकिंग के लिए भेजा जाएगा। जो शाफ्ट कलेक्ट हो जाएगी आगे भेजने के लिए उनको पैकिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। जो भी कस्टमर यहाँ पर एंड यूजर भी हो सकता है या पर दूसरी कोई कंपनी भी हो सकती है। जैसे मैं बताया था आप लोगों को, बहुत सी कंपनियां फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करती हैं, तो हो सकता है कि वो किसी कंपनी को सेल करेगा, वहां से वो कंपनी उस शाफ्ट का यूज करेगी। अब वो जब कंपनी किसी शाफ्ट को यूज कर रही है तो वो अपना टॉलरेंस देगी कि मुझे इतने टॉलरेंस में वो शाफ्ट चाहिए थी। तो अगर उस टॉलरेंस में अगर वो शाफ्ट आ जाती है तो वो आगे यूज के लिए जाएगा, और अगर वो शाफ्ट उस टॉलरेंस में नहीं आती है तो फिर से उसको भेजा जाएगा, फिर से उसका चेक होगा कि यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अब जैसे शाफ्ट जो है जॉब जॉब प्रोडक्शन है, एक शाफ्ट को प्रोडक्ट किया जा रहा है। अगर हम ऑटोमेशन में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही शेप में, एक ही डिजाइन में और एक ही प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब आगे दूसरी कंपनी या दूसरे एंड यूजर को देंगे प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, हर प्रोडक्ट को चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सैम्पलिंग करेगा। किसी 100 में से 5 प्रोडक्ट को निकालेगा, उसमें चेक करेगा कोई एरर है या नहीं है। अगर 100 में से 20 को चेक करता है तो उसका एक क्राइटेरिया रहेगा, 100 में से 20 में से 15 अगर अच्छे हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर 15 से कम अच्छे हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा। यानी 5 से ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलते हैं तो वो रिजेक्ट करेगा। इस तरह से सैम्पलिंग करेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से एंड यूजर तक जाने तक और उसका रिव्यू आने तक, ये सारा चीजों को पार्ट में डिवाइड करके उनका एग्जामिन करना कि कौन सी जगह पर क्या प्रोसेस हो रहा था, उसमें क्या डिफेक्ट आ रहे थे, क्या परेशानी आ रही थी, उसको जाकर सॉल्व करना, उसको जाके एडवाइस करना, उसको जाके प्रोमोट करना कि आपने ये काम अच्छा किया था, ये सारे पार्ट में डिवाइड करना और फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लोर करना। ये सारा काम एक एनालिस्ट करता है और ये एनालिस्ट का काम जो है ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम है। नेक्स्ट आता है बाउंड्री स्पैनर। इसको भी अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ तक समझा है आप सबको? ये पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था एनालिस्ट का, समझ गया? आगे बढ़ू? समझ रहे? ओके। बाउंड्री स्पैनर जो है एक इंफॉर्मेशन ब्रिज बनाता है जो कि इंडस्ट्री और एंड यूजर के बीच में जो गैप है उनके बीच में एक इंफॉर्मेशन ब्रिज बनाता है। अब वो किस तरह से बना रहा है ये देखो। आप एक रोटी मेकर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है वो रोटी मेकर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और जो एंड यूजर है वो हो सकता है वर्किंग वुमेन हो या कोई मेन हो जो अकेला रह रहा हो, वो अपना नाश्ते के लिए रोटी बना रहा है, जो भी कर रहा है, उसके लिए उसको एक रोटी मेकर की जरूरत थी। ठीक है, उसने आप वहां पर डिमांड थी उस एरिया में। मुंबई सिटी में बहुत से रीजन है जहाँ पर ये डिमांड हो सकती है कि उसे रोटी मैन्युफैक्चरिंग मशीन चाहिए, जैसे रोटी मेकर। लेकिन अब यूजर को ये नहीं पता है कि उस मशीन पर किस तरह से रोटी बनाना है। तो वो क्या करेगा, उसको हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहेगा कि किस तरह से इस मशीन पर रोटी बनाना है। क्योंकि जो आमतौर से हम रोटी बनाते हैं मैनुअली, उसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट, उसमें आपको वाटर भी ऐड करना है। लेकिन अगर आप मशीन पर बना रहे हो तो मशीन में आपको जो पानी है वो ऐड नहीं करना है, उसकी जगह ऑयल यूज करना है। ये जो डिफरेंस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर यूजर मैनुअल में आपको देगा कि यहाँ पर आपको वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मशीन है। अगर आप वाटर यूज करते हो और कहीं पर अगर वाटर मशीन के अंदर चला जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियर डिजाइन करेगा यूजर मैनुअल में। और क्या डिजाइन करेगा कि हाँ, अगर आप किस तरह से इस रोटी मेकर का यूज करोगे कि रोटी बहुत ज्यादा कड़क ना हो, नरम मुलायम रोटी बने, ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर डिजाइन करेगा यूजर मैनुअल में क्या क्या आपको ऐड आना चाहिए। अभी देखो, एक बात ये भी आती है कि यूजर मैनुअल से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें या किसी एड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें। अभी देखो, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एड बनाकर उनका यूज बताया जाता है। ऑयल जो होता है बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है जब हम रोटी बना रहे हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं करता है वो। लेकिन अगर आप वाटर यूज कर रहे हो तो वाटर ज्यादा लॉस कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखो, वाटर की जो विस्कोसिटी है और ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो दोनों अलग अलग है। तो जो ऑयल है वो जल्दी नीचे नहीं जा पाएगा मशीन के अंदर, और हम इतने ज्यादा अमाउंट में ये भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो डिफरेंस रहेगा।
अब जो मैं बोल रहा था ऐड के बारे में, किसी प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, अगर आप खुद यूज करके वीडियो बता रहे हो तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, आप अपनी चीज को प्रमोट भी कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी नीड यूजर के अंदर ला रहे हो सकता था पहले कुछ लोग मैनुअली रोटी बनाते थे, लेकिन रोटी मेकर आने के बाद उन लोगों ने मैनुअल रोटी बनाना छोड़ दिया और रोटी मेकर को परचेज करने के लिए करने लगे, उसकी डिमांड बढ़ गई रोटी मेकर। ये जैसे एग्जाम्पल है। इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो समझने के लिए कि किस तरह से हम प्रोडक्ट की नीड को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल में नीड नहीं है वहां पर, लेकिन हम उस नीड को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, एंड यूजर तक के उसके यूज की इंफॉर्मेशन देना। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट रह गया है, तो ठीक है आज हम यहाँ खत्म करते हैं। कुछ लोगों की अटेंडेंस रह गई थी, बाद में ऐड हुए थे, तो उनकी अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ ये करना है, 2 मिनट तक आपको वेट करना है या 1 मिनट। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो बच्चे लेट आए थे उनका भी अटेंडेंस आ जाएगी। लेकिन देखो, अब आप लोग लेट ऐड मत हो। इससे क्या होता है कि बीच में फिर इंटरप्शन आता है, जो एग्जाम्पल या जो पॉइंट हम सोच रहे होते हैं उस टाइम पर, और बीच में इंटरप्शन होने की वजह से वो पॉइंट उतना अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता है, तो इसमें मजा नहीं आता है फिर आप लोगों को बताने के लिए भी। तो आज हम यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कि मुझे ऐसा लग रहा था बोर तो नहीं हो गए बहुत ज्यादा, कोई का कुछ जवाब आ नहीं रहा था। बोर तो नहीं हुए नहीं ना? सर, नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं हो सकता है इसको यूट्यूब पर भी डाल दूँ, रिकॉर्ड हो गया है। ओके, कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। और लेक्चर हो गया है, थैंक यू। सर अटेंडेंस हो गए ना जो लेट आए थे? हाँ, उनका भी एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसा मत करो, 20 में हाँ सर, हाँ सर। इंटरप्ट तो मत करो। तो बी डिवीजन में है ना सदाब? हाँ, बी डिवीजन में हूँ। ए और ए बी का डिवीजन के दोनों का लिए था। ये ए डिवीजन के लिए चल रहा है। चलो तो ठीक ए, है, देखते हैं अभी क्या कर सकते ए के लिए चालू है कि ये? तेरा डीएमएस के लेक्चर था। देखना पड़ेगा मुझे। हैं। देखो नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो। तो इन्फॉर्मेशन सर तो इसका मिल जा रही है, लेकिन आपका अटेंडेंस का लॉस हो रहा है ना उधर डीएमएस का। सर इंडस्ट्रियल एनर्जी का सर एक अलग से ग्रुप बना दो सर। हाँ देखेंगे, लेकिन इतना कुछ जरूरत है नहीं मुझे लगता है। मैं देखो अब नेक्स्ट टाइम मेंशन कर दूंगा ए और बी का किसका लेक्चर है। मुझे लगा था आप लोगों ने टाइम टेबल देखा होगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम और आप लोगों के लिए इजी कर दूंगा कि सर सर डीएमएस का लेक्चर दोपहर को है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या लीव कर सकते हो, जो जिसको कोई डाउट नहीं है तो।